हाल ही में दिल्ली में कौमी सतह का एक फैशन वीक अमल में लाया गया, जिसमें मुल्क के नामवर फैशन डिज़ाइनर्स ने शिरकत की। वहीं यहाँ के उभरते हुए 3 डिज़ाइनर्स को भी अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिला। अरवा शाह, मीर मनाल और अरमान आसिफ, इन तीनों ने अपनी मुनफरिद पहल के तहत वेस्ट कागज़ से लेकर थैलियों का इस्तेमाल अमल में लाया और ये पैगाम देने की कोशिश की कि बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े कम लागत में भी तैयार किए जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त ये तीनों डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, अरवा शाह, मीर मनाल और अरमान आसिफ। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौमी सतह का ये वीक पहली मर्तबा यहाँ के डिज़ाइनर्स को वहाँ जाने का मौका मिला, ये रसाई कैसे मुमकिन हुई, किस तरह आप वहाँ पहुँचे? मैं एसएसएमडी कॉलेज में पढ़ती हूँ। वहाँ पर हमारी एचओडी इंशा काजी हमारी मैम जो थी, उनकी वजह से हमें ये मौका मिला कि हम टाइम्स फैशन वीक में पार्टिसिपेट करें और अपने कलेक्शन जो है वहाँ पे शोकेस करें। और 6 महीने से हम इस कलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, जो एक कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस आर्ट थी, जिसके थ्रू हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैसेज पहुँचाना चाहते थे उन तक। और हमारी कलेक्शन जब वहाँ पर पेश की गई तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे वो कलेक्शन देख के। जबकि ये कलेक्शन जो है ये हम रोज़ रोज़ पहन नहीं सकते, ऐसे कपड़े वो है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझ आया कि ये जो बच्चे थे, ये जो डिज़ाइनर्स थे, यहाँ पर एक मैसेज पहुँचाना चाहते थे, हम तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते थे और उस चीज़ में मुझे लगता है हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए। आपने पुरानी थैलियों से लेकर कागज़ का इस्तेमाल किया, ये कंसेप्ट कैसे आया कि इस तरह का जो मटेरियल इस्तेमाल में लाना है और लोगों तक पहुँचाना है? हमारा थीम यही था और हमारा जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से आया, हमने देखा कि जो बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं, फैशन शोज़ हो रहे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें हाई एंड मटेरियल यूज़ किया जाता है, उनमें बहुत एक्सपेंसिव जो फैब्रिक है वो यूज़ किया जाता है। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जा सकती है, लोग उन्हें फेंक रहे हैं, और हमने क्या किया, हमने उनको उठा के अपनी कलेक्शन बना दिया और वो ऐसा टर्न आउट हुआ कि जो वहाँ पे इतने एक्सपेंसिव और हाई एंड मटेरियल था, वो उसके सामने हमारी कलेक्शन जो वो उभर के आ गई, वो उससे अच्छी थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। अच्छा अरमान, 2 लड़कियों के बीच 1 लड़का, तो आपकी जुगलबंदी, तीनों ने का ये जो आपने एफर्ट लगाए, तीनों के एफर्ट से तो लोगों ने बड़ा सराहा आपकी जो ये पहल थी। तो ये बताइए कि जो मटेरियल कलेक्ट करने में कितनी दिक्कतें हुई और ये कंसेप्ट कैसे आया कि इसी मटेरियल को इस्तेमाल में लाना है और लोगों तक अपनी जो सलाहियत है वो पहुंचानी? हमने जब देखा कि हमारे वातावरण में जो भी कूड़ा करकट है, फेंक रहे हैं लोग, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अगर उन्हीं की चीज़ों से अगर कुछ बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि अगर जितनी भी कीमती हो, या कितनी भी सस्ता हो, अगर वो दिखा सकते हैं कि एक मीनिंग निकल सकती है, उसका एक मैसेज निकल सकता है और वो दिखा सकते हैं लोगों को कि हम कुछ बना सकते हैं और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से और एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, इतनी छोटी चीज़ों से। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट था। और सोर्सिंग की अगर बात की जाए, हमने ये कहाँ से लाया? हमने ये बहुत हमने सड़कों से उठाया, हमने बहुत सोर्सिंग की, हमने 6 महीनों 8 महीनों तक सोर्सिंग की है। तो 8 महीने की ये मेहनत है? 8 महीने की ये मेहनत है। हम यहाँ यार्ड्स पे गए, वहाँ से सामान लाया, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गए, वहाँ से सामान उठाया, उनको सुई लगा, उनको यूज़ किया, उनको अच्छी तरह से बनाया ताकि वो जब पहने तो वो हमारा मैसेज अच्छी तरह से डिलीवर हो और वो कंफर्टेबली से चल पाए। तो जब हमने वो प्रेज़ेंट किया वहाँ पे, कई लोग मतलब कि हैरान हुए थे पहली बार देखने से। उनको लगा कि जो ये है बहुत अलग है, क्योंकि जो वहाँ हमारा जो कलेक्शंस वहाँ शोकेस हो रहे थे, बहुत कीमती चीज़ों से यूज़ किए गए थे। तो हम बड़े थोड़े हट के चीज़ दिखा रहे थे। तो जब हमारा आया, हमें काफ़ी डर था, लेकिन जब हमने वो दिखाया, कई लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि थोड़ा हट के है, थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। कैसे मोटिवेट तीनों हुए कि इसी पे काम कर रहा और इसी तरह का डिज़ाइन आगे लेना है? हमारा क्या था, हम तीनों एक ही आइडिया को लेके आ जाते थे और वो कोई मतलब हम सोचते नहीं थे इससे पहले। पहले थी कि इसी पे आपने इकट्ठे काम करना शुरू किया? हम मुझे लगता है हम तीनों की जो थिंकिंग है, हम बहुत सेम सोचते हैं, हम बहुत अच्छा। सेम, इसीलिए हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिजाज पे अगर अलग-अलग है तो हाँ, मगर सोचते एक जैसा है। सोचते हम एक जैसे। हमारा क्या है, हम में कोई ज़्यादा तेज़ है, कोई नरम है, कोई ज़्यादा हमारी डाँट सुनता है, कोई हमें वापस नहीं बोलता है। लेकिन ओवरऑल हम तीनों के जो कॉन्सेप्ट थे वो एक साथ आते थे और मुझे लगता है इसीलिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम वो भी हिट मार के आए हैं। अच्छा। तो ये हमारी उस बॉन्डिंग का ही रीज़न है कि अच्छा, उस प्लेटफ़ॉर्म पर जब तीनों आपने अपना काम दिखाया, तो फिर रिस्पॉन्ड कैसा मिला आपको? जो बाकी डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने आपसे इंटरैक्ट किया होगा, तो आपने उनके जो तजुर्बात जाने होंगे, आपने तजुर्बात उनके साथ शेयर किए, तो लगा क्या कि किस हद तक आप कामयाब हो पाए?
शो से 2-3 दिन पहले तक ही लोगों को बहुत था कि हम लोगों को आपकी कलेक्शन देखनी है, क्योंकि जब हम लोग फिटिंग वाले दिन अपना पूरा कलेक्शन लेके गए थे, सब लोग सोच रहे थे ये लोग क्या कचरा लेकर आए हैं, कुछ स्टील फॉइल के पेपर्स लटक रहे हैं। फिर हमने सोचा हमारा मजाक ना उड़ जाए, इसलिए हम लोगों ने एक कलेक्शन नोट बनाया, जो कि हमारा शो जब हुआ उससे आधा 1 घंटा पहले हम लोगों ने लोगों में बांटे, ताकि उन लोगों ने वो पढ़ा अच्छे से, तब उन लोगों को जाके समझ आया कि अच्छा अब जो कलेक्शन हमारे सामने आने जा रही है वो ऐसी कलेक्शन है कि जो डिजाइनर कलेक्शन नहीं है, बट वो स्टूडेंट्स ने एक मैसेज पहुंचाई है लोगों तक। फिर जो ही हमारा शो हुआ वो इतना सुपर हिट शो हुआ हमारा कि जो ही शो खत्म होके सब डिजाइनर लोग बाहर आ रहे थे, सब हमें बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, सब हमसे पूछ रहे थे ये क्रिएटिविटी आप लोगों में कहाँ से आई, और आप लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चीज़ बनाई कैसे, क्योंकि दिखने में वो बहुत चीज़ आसान लगती है लेकिन बनाने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल थी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उसकी बनाने में, और मुझे लगता है शो से आधे घंटे पहले तक हम लोग चेंजेस करते जा रहे थे, उसको बनाते जा रहे थे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ताकि वो चीज़ परफेक्ट दिखे, और वही चीज़ हुई भी। वो बिल्कुल हमारा शो जो था एक हिट रहा वहाँ पे। अच्छा मनाल, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने डिज़ाइन वहाँ पेश किया, क्या थीम यही था कि कम लागत में भी बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े बनाए जा सकते हैं, या उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड और है? हमारा बैकग्राउंड तो यही था कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिज़ाइनर्स होते हैं। हमें हमेशा लोगों के दिमाग में, पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि फैशन डिज़ाइनर एक मॉडल है, वो मॉडलिंग करने जाता है, या तो वो रिवीलिंग कपड़े पहनेगा या तो वो कुछ और करेगा। हमारा क्या था, हमें ये मैसेज भी देनी थी कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइनर्स है वो ये सब करते हैं। डिज़ाइनर्स मॉडल्स नहीं होते हैं, डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करते हैं कपड़ों को और मॉडल्स उनको पहनते हैं। अरमान, आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रोल होने का खदशा तो नहीं ज़हन में था? वो तो था ज़हन में, क्योंकि वो तो वैसे होता है यहाँ पे, चाहे अगर हम पहले हैं, कश्मीर के पहले 3 लोग हैं, तो मतलब कि वो तो होना ही वाला था। लोग तो अपना ओपिनियन तो देने ही वाले थे कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बोल रहे थे कि जैसे मनाल ने बोला कि ये टेलरिंग का काम है, ये मॉडलिंग का काम है, ये एक अच्छी काम नहीं, हायर डाउन काम नहीं है। तो लेकिन हमारा ये था कि हम पहला होना चाहते हैं और हम करेंगे, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग सोचते हैं इस प्रोफ़ेशन के बारे में, वो बिल्कुल सही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि हम डिज़ाइन कपड़े करते हैं, हम कुछ ऐसी हरकतें नहीं करें जो बिल्कुल गलत है। हम ऐसे करें जहाँ से हमारा टैलेंट और हमारा पैशन दिख सकता है। जो आपने पेशा इख्तियार किया है, यहाँ उस तरह का कंसेप्ट नहीं है फैशन डिज़ाइनिंग का। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ और जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, और उस सोसाइटी में ये करियर चूज़ करना, ये फ़ील्ड चुनना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, मेरे घरवालों के लिए भी और मेरे लिए भी। आज तक मैं किसी को अच्छे से नहीं बोल पाती थी कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ। मेरी मम्मा से जब कोई पूछता था कि आपकी बेटी क्या करती थी? शी यूज्ड टू टेल बीएससी। बीएससी किसमें कर रही है वो वो नहीं नहीं बोल बताती थी, पाता। हाँ, लेकिन अभी अब ऐसा, पता चल रहा है। हाँ, अभी ऐसा स्टेज आया है कि मेरी मम्मा यही से बोलती है कि मेरी बेटी फैशन डिज़ाइनर है, वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है और अभी कश्मीर को रिप्रेज़ेंट करके आई है, और वो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं। तो मुझे कहीं कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गलत चुना। मतलब मुझे लगता है मैंने एमबीबीएस छोड़ के ये फ़ील्ड चुनना मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मेरा पैशन भी था, मेरा ड्रीम भी था। तो दिलचस्पी बचपन से ही थी, या 12th के बाद आ गई कि फैशन डिज़ाइनिंग भी कोई कोर्स है, उसमें आगे जाना चाहिए? दिलचस्पी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ये दिलचस्पी मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग ऑप्ट करने से 1 महीना पहले आई थी कि अब मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही करूँगी, क्योंकि इसी में मेरा इंटरेस्ट था और इसी में मुझे लगता है मैं अच्छा कर सकती थी। क्योंकि बचपन से मुझे इन चीज़ों की ओर था थोड़ा बहुत आइडिया वाइडिया, अच्छे से मैं कर सकती थी ये सारी चीज़ें। इवन मेरे रिलेटिव्स अभी भी मुझसे कभी-कभी मशवरा लेते हैं कि इस जगह में क्या करना चाहिए, इस ड्रेस के साथ या ऐसी चीज़ों में। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी फ़ील्ड में जाऊँ जिस फ़ील्ड में मैं एक्सेल कर सकती हूँ। और वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी। अरमान, ये बताइए कि लड़कियों का तो शौक रहता है कि फैशन कपड़े, तो आपका फैशन डिज़ाइन का ये कोर्स करना और इस शोबे में आना, ये कैसे हुआ? ये इत्तेफाक है या दिलचस्पी थी, या कुछ प्लान था पहले ही? मुझे लगता है मुझे बचपन से दिलचस्पी था। बचपन से जब मैं देखता था, जब शोज़ आते थे, गोल्डन ग्लोब्स आते हैं, तो ऐसे शो आता था टीवी पे। सब लोग बोलते थे देखो ये कितनी अच्छी दिख रही है, कितना अच्छा दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। मेरा सिर्फ़ ये था उन्हें पहनना क्या है? उन्हें ये पहनना क्या है, उन्हें कैसे ये बनाया है, क्यों क्यों बनाया है, इनका मीनिंग क्या है, इन्हें क्या चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। तो मैं क्या करता था, मैं बचपन में जो भी मेरे को चीज़ें मिलते थे उनको काट करके साथ-साथ बना के देखता था कि बनेगा कैसे? मैं खुद ही वो कोशिश करता था। मैं मम्मा-पापा के सुई धागा लेता था, खुद ही बनाने की कोशिश करता था। तो मेरा वही दिलचस्पी था बचपन से। उसके बाद फिर जब स्कूल में गया, मुझे लगा इसमें कोई स्कोप है नहीं।
तो फिर जब मैंने देखा कि मतलब कि स्कोप हो सकता है, जब मैंने देखा कि मतलब कि लोग कर रहे हैं ये ऐसे काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं और अच्छी तरह से रह भी रहे हैं, तो मैंने बोला कि नहीं, बचपन से दिलचस्पी और अगर इसमें करियर भी बन सकता है तो मैं कर लूँगा। तो जब मैंने मम्मा-पापा को बोला कि मतलब कि मैं इस इवेंट में जा रहा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, वो बहुत सपोर्टिव थे। उनका पहला ये था, जो बचपन से उन्होंने मुझे कहा है कि वो सीट मैटर नहीं करती, वो कुर्सी नहीं मैटर करती आप जिस पे बैठोगे। वो बंदा या वो बंदी मैटर करती है जो कुर्सी पे बैठता है। वो मैटर ये करता है कि आप कितना दम दोगे अपना, आप कितना एम्बिशियस रहोगे उस काम पे। चाहे आप चपरासी क्यों नहीं हो, आप अपना पूरा 100% दोगे, बेस्ट चपरासी बनोगे, तभी आप स्थापित कर पाओगे। अच्छा, ये बताइए कि स्कोप कितना है इस फील्ड में? कश्मीर में तो ओवरऑल मतलब कम ही है, लेकिन अगर आप उतने इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो तो आपको कश्मीर में बहुत स्कोप मिलेगा। हमें भी पहले यही लगा था कि हमें शायद बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपने फर्स्ट ईयर में ही थे और हमें इंटर्नशिप मिल गई और वहाँ से लेके अभी तक हमने मूवीज़ की, हमने एड शूट्स किया, हमने शॉर्ट फिल्म्स की, हमने बहुत सारा काम किया एज़ फैशन डिज़ाइनर, एज़ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। तो मुझे लगता है अगर आपका वो दिलचस्पी होगा उतना कि आपको लगेगा कि है, ओवरऑल कश्मीर में भी अच्छा स्कोप है। आप कश्मीर में भी अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हो। आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी इस स्टेज पे बाहर जाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें कश्मीर में अभी बहुत सारी मूवीज़ आ रही है। मुझे लगता है अभी बॉलीवुड की 50 मूवीज़ तो कश्मीर में ही शूट हो रही है और आपका उन मूवीज़ में बहुत स्कोप है। अभी भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ मुझे नहीं पता क्यों बैठ गई है कि जब वो फैशन का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ जाती है। शायद हमारा बच्चा इंडस्ट्री की ओर ना जाए या हमारा बच्चा मॉडलिंग ना करे, बट ये चीज़ उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अलग है। डिज़ाइनिंग मतलब हो गया अगर हम आपको 10 साल बैक में जाएँ, क्या जी। आपको लगता है कि अवेयरनेस आ गई है? जी, अवेयरनेस तो बहुत आ गई, क्योंकि अगर आप देखते होंगे यहाँ की ब्राइड्स, यहाँ की लड़कियाँ जो है जब वो बाहर जाती है तो वो बाहर की डिज़ाइनर्स देखती है, वहाँ उनसे कपड़े खरीदती है। उनका ये दिमाग में बहुत आ गया कि हम लोगों को बाहर के डिज़ाइनर से कपड़े खरीदने हैं। उस चीज़ की वजह से यहाँ भी ये आ गया, हमें भी डिज़ाइनिंग करनी है। लेकिन बहुत कम लोगों में ये चीज़ अभी भी है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वो करो जिसमें कल को फ्यूचर हो। हुँ। लोगों का ये कहना है कि फैशन डिज़ाइनिंग एक प्रोफ़ेशन नहीं है, फैशन डिज़ाइनिंग एक हॉबी है। हुँ। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, अगर आप जाना गलत चाहो है, हॉबी नहीं है, प्रोफ़ेशन है बाज़ार जी, बिल्कुल ये प्रोफ़ेशन है, और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें हो, अगर आप आउट ऑफ़ द बॉक्स सोचोगे, तो ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है और इस चीज़ में इतना ज़्यादा स्कोप है जितना शायद ही डॉक्टर और इंजीनियर में होगा। आपकी मैसेज आखिर पर उन लोगों के लिए क्या होगी या उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मगर कतराते हैं आने में? मेरी मैसेज यंग यूथ के लिए यही है कि आप डरो नहीं। अगर आपका ये है कि आपका सपना है, आप अपने माँ-बाप से आप 2 दिन नाराज़ रहोगे, तीसरे दिन वो मान जाएँगे। कल के पेरेंट्स के लिए भी थोड़ी-सी मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा सर्च करो इसके बारे में। आप प्लीज़, हमारे पास गूगल है, हमारे पास इतने सारे ब्राउज़र्स हैं, आप सर्च करो, आप यूट्यूब पे देखो कि क्या है फैशन डिज़ाइनिंग, क्या डिफ़रेंस है मॉडलिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में। आपको कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, और आप कहीं न कहीं अपने बच्चे का जो सपना है, जो आप तोड़ रहे हो, वो आप उसको पूरा करने दोगे। तो आपकी मैसेज भी जानना चाहेंगे हम आखिर पर। आप करो, अगर आपका सपना है, आप उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि फिर अगर आप छोड़ोगे तो फिर ब्लेम तो आप ही पे आएगा कि आपने कोशिश नहीं की। बहरहाल अरमान आसिफ, मीर मनाल और अरवा शाह, आपने हमसे बात की और ईटीवी को अपना वक्त दिया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। ये थे वो उभरते हुए 3 डिज़ाइनर्स जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक कौमी सतह के फैशन वीक में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियत और काबिलियत वहाँ दिखाकर लोगों से दाद व तहसीन हासिल की। परवेज़ुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।